क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। राइट, क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन हमसे? अब जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। बच्चों, हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस करा था कि जो लिथियम होता है वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के साथ अपनी डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। राइट, तो इसको अब हमें समझना है। बेसिकली क्या होता है, याद रखना कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ अपनी सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं। राइट, वो बेटा सिमिलैरिटी किस किस टर्म्स में शो करते हैं? वो सिमिलैरिटीज़ बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड, इन टर्म्स ऑफ नाइट्राइड, इन टर्म्स ऑफ कार्बोनेट, इन टर्म्स ऑफ क्लोराइड शो कर रहे होते हैं। आपको मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इस बात को सुनोगे बच्चों कि लिथियम जो होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। बेटा आप देखोगे लिथियम जनरली ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है, सोडियम हमेशा परऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है, और बेटा पोटाशियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है। अब आप कहेंगे ऑक्साइड क्या होता है? वो होता है बेटा O2-, परऑक्साइड होता है O2-, और बेटा जो आपका सुपर ऑक्साइड होता है वो होता है O2-। जबकि आप देखेंगे मैग्नीशियम भी कहीं ना कहीं ऑक्साइड के साथ ही बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। राइट, आप देखेंगे कहीं ना कहीं बेटा लिथियम की सिमिलैरिटी मैग्नीशियम के साथ तो है। हमारे को एक बात तो समझ आ गई कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, पहली बात। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आप देखोगे बेटा कि दोनों के दोनों एलिमेंट, सबसे पहली चीज़ कि दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद बेटा दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा दोनों के दोनों नाइट्राइड भी बनाते हैं। नाइट्राइड्स का मतलब है बेटा आपका लिथियम जो होता है वो बेसिकली आपका N3- के साथ रिएक्ट करता है, और सिमिलरली मैग्नीशियम भी N3- के साथ रिएक्ट करता है। जबकि आप पाओगे सोडियम N3- के साथ रिएक्ट नहीं करता। राइट, सोडियम रेयर होता है कि बेटा वो रिएक्ट करे, और पोटाशियम भी नहीं करता। तो ये आप देखोगे कि दोनों के दोनों नाइट्राइड बना रहे हैं और ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कर रहा है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, तीसरे नंबर पर हम पाएंगे कि दोनों के दोनों एलिमेंट कहीं ना कहीं कार्बोनेट से भी रिएक्ट हो रहे हैं। राइट, ये कार्बोनेट्स भी बना रहे हैं, स्टेबल है। आप कहेंगे सोडियम बना रहा है, बट बेटा पोटाशियम की कार्बोनेट स्टेबल नहीं होती। राइट, तो ये दोनों कार्बोनेट भी बना रहे हैं, लिथियम और मैग्नीशियम। और सिमिलरली बेटा आप देखोगे कि ये क्लोराइड्स भी बनाते हैं। राइट, ये क्लोराइड्स भी बनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो बेटा कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमने देखी इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बोनेट, क्लोराइड्स। और साथ साथ एक और चीज़, ये वाटर के साथ हाइड्रेशन भी करते हैं, ये पानी के साथ जुड़ भी जाते हैं, तो ये हाइड्रेशन भी करते हैं, जबकि इनके ग्रुप में और कोई नहीं ऐसा करता। राइट, इनका हाइड्रेशन भी ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बेटा इनका साइज़ छोटा है, इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। राइट, अगर आपको यहाँ तक डन है, इसके बाद आप क्या पाओगे? इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद है बेटा हमारे पास हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। तो बेटा कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है पीरियड में और किस तरह से ग्रुप में वेरी करती है। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें बेटा ग्रुप की, तो देखो हमारी एनसीईआरटी ने टेबल लिखा हुआ है, टेबल के अंदर बेटा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है। राइट, आप देखोगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बेटा फ्लोरीन, अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को देखें तो बेटा इन सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमें दी गई है, राइट, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है बेटा कुछ इस तरह से 1, 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। तो बेटा हम एक जगह पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या हम पा रहे हैं कि सबसे पहली बात इधर आते टाइम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि बेटा पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब बेटा अगर हम बात करें ग्रुप की, तो बेटा ग्रुप में आप पाएंगे लिथियम के बाद आपका कहीं ना कहीं आता है बेटा सोडियम का नंबर। राइट, लिथियम के बाद आता है आपका कहीं ना कहीं, जैसे अब अगर ये लिथियम का हो गया, राइट, इसके बाद आएगा बेटा सोडियम, इसके बाद आएगा पोटाशियम, और इनकी वैल्यू आएंगी बेटा कहीं ना कहीं 0.9,
इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.8। तो आप समझ सकते हो बेटा नीचे जाते टाइम वैल्यू घट रही है, राइट। तो नीचे जाते टाइम हम पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है। और बेटा अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर आप जानते हो इसके नीचे आएगा क्लोरीन, इसके नीचे आएगा ब्रोमीन, और आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ भी कहीं ना कहीं डिक्रीज डाउन कर रही है। यहाँ पर भी आपका 3 हो गई है, यहाँ पर आपका बेटा 2.8 हो गई है, तो यहाँ पर भी डिक्रीज़ कर रही है। तो बेटा हमें जो एक बात समझ आई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जो ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ करती है और पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर ये आपको बात समझ आ गई है तो बच्चों बस आपने इसी बात को लिखना है और कुछ नहीं करना है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, आइए लिख लेते हैं, राइट। हम इसे लिख लेते हैं बच्चों। क्या आएगा, इसका रीज़न आएगा, रीज़न आएगा बेटा क्या, लेफ़्ट टू राइट। रीज़न आएगा बेटा पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। जब हम बढ़ते हैं तो याद रखना एटॉमिक साइज़ घटता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। साइज़ घटता है बेटा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और कहीं ना कहीं साइज़ घटने से, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, राइट। और अगर हम बात करें ग्रुप में, तो बेटा ग्रुप में हम क्या देखेंगे, ग्रुप में हम बेटा देखेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में बेटा, टॉप टू बॉटम में हम पाएंगे कि बेटा साइज़ बढ़ता है, राइट। साइज़ बढ़ने से बेटा हम पाएंगे कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं हम कहें कि एक तरीके से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज डाउन कर जाता है। तो इसे हम लिख देते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, और जिसकी वजह से बेटा हम कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बजाय हम लिखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। साइज़ बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं बेटा। और बेटा न्यूक्लियस से दूर होने की ही वजह से फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और बेटा जिसकी वजह से ऐसा होता है फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा याद रखना, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन कर जाता है, राइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा, डन है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे पूछा गया है कर साथ, देखो बेटा इसके बाद वाई इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयन एंथैल्पी। बेटा इसका रीज़न क्या आएगा, अब जरा ध्यान से सुनना। बेटा सेकेंड आयन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा की होती है फर्स्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब भी हम एक्चुअली में, देखो आप इसे देखोगे कि बेटा जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब भी हम एक किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सोडियम को ले लेते हैं। बेटा सोडियम के अंदर आप अगर देखो तो उसके अंदर इस समय प्रोटॉन्स कितने हैं, तो बेटा आप देखोगे उसके अंदर प्रोटॉन्स अवेलेबल है 11 और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बेटा आपके 11। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बच्चों आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से, तो बेटा सोडियम के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स बचते हैं 11 बट इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 10। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये सिनेरियो होता है, राइट। और बेटा जब हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, राइट, जब हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बच्चों, तो आप पाएंगे कि सोडियम के अंदर बेटा आपके प्रोटॉन्स रहते हैं 10 बट आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 9, जबकि ये कंडीशन आ जाती है ये कुछ इस तरह से। बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड किए हुए थे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो कोई नेगेटिव नहीं थी, वो भी पॉजिटिव थी, वो भी 500 के आसपास थी कुछ, राइट। अब अगर आप देखेंगे कि जब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल रहे थे, ऑलमोस्ट 500 के आसपास वैल्यू थी,
किलो जूल पर मोल। तो बेटा जब आपके 11 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो और अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। जब उनकी होल्डिंग, उनको एक तरीके से उन 11 प्रोटॉन को, उन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बड़ा आसान है, तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये आयनेशन एंथैल्पी जो हो जाती है कहीं ना कहीं वेरी वेरी हाई हो जाती है। ये वेरी वेरी हाई हो जाती है, ये आपने याद रखना है। और बेटा इसी वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी की वजह से हमसे कहा जा रहा है कि सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो हायर होती है पहली वाली से। रीज़न बीइंग क्योंकि बेटा आपके प्रोटॉन्स बढ़ जाने से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होता है, राइट। तो बेटा इसका यही रीज़न आएगा। इसका रीज़न क्या आएगा कि बेटा जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, राइट। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हम लिख रहे हैं बेटा इसका आंसर आफ्टर रिमूवल ऑफ, बोलो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल राइट। आगे, the atoms become a positively charged ion. यस राइट, एटम बिकम्स पॉजिटिवली का मतलब बेटा यही है कि उनके पास एक्चुअली में प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, राइट। और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से एक और फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ डिफ़िकल्ट, राइट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। आगे पढ़ो। The effective nuclear charge per electron increases because the same nuclear charge now acts on a fewer electrons. राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यही हमें याद रखना है। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विच कॉज मोर अट्रैक्शन, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, राइट। अब अगर हमने यहाँ तक कर लिया है तो अगर हम यहाँ तक डन है तो बच्चों अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, राइट। हमसे अब क्या कह रहा है, चलिए बेटा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद हमारे पास है, ये तो समझ आ गया होगा बच्चा, आ गया यहाँ तक समझ? यस सर। चलिए इसके बाद बेटा हमसे कह रहा है, इससे बाद हमसे कह रहा है फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। बेटा फ्लोरीन कहीं ना कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, साधारण सा इसका रीज़न है, राइट। इसका क्या रीज़न आएगा बेटा? फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, राइट। फ्लोरीन का स्मॉलर साइज़ है, याद रखना। फ्लोरीन का स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है, स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है, पहली बात याद रखना। फ्लोरीन का स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है और बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के, और इट्स इलेक्ट्रॉन आर मोर नियर टू न्यूक्लियस, ये याद रखना, मोर नियर टू न्यूक्लियस। देयरफॉर आप ये कह सकते हो इट हैज़ हायर एबिलिटी। तो बस एंड एक्सपीरियंस इज अ मच इफेक्टिव न्यूक्लियर, देयरफॉर एक्सपीरियंस हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो बेटा क्लोरीन जो है उसका साइज़ बड़ा है और उसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हैं, राइट, फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर एक्सपीरियंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ कि ना, समझ आया बच्चा? राइट। तो इसी वजह से एक्चुअली में ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, राइट, क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का हायर एटॉमिक साइज़ है और बेटा इसके इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट, फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, देयरफॉर एक्सपीरियंसेस लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डन है बच्चा? यहाँ तक समझ आ गया? इसी वजह से बेटा याद रखना, इसी वजह से एक्चुअली में क्या होता है, इसी वजह से फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। डन। अब इसके बाद अगर यहाँ तक डन है, इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो हमारे को आ रहा है क्या, इसके बाद जो हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा है एक्चुअली में मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज वाला। इस पे आ जाता है बेटा बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट हमसे क्या कर रहा है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बेटा रीज़न क्या है
एटम जो होते हैं बेटा, एटम का साइज बढ़ता है। देखो डाउन द ग्रुप याद रखना बेटा, इधर देखिए रक्षित, डाउन दी ग्रुप, हम जानते हैं डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्दर दूर चले जाते हैं, ठीक है, दूर हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब क्योंकि वो दूर हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो बेटा आप क्या पाओगे, एंड मोर लूजली हेल्ड, एंड मोर लूजली हेल्ड हो जाते हैं, राइट। एंड दिस मेक्स इट ईजियर फॉर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। और बेटा याद रखना इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो याद रखना लूजली हेल्ड, दिस मेक्स ईजियर, बोलो दिस रक्षित, दिस मेक्स इट ईजियर फॉर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। यस सर। और यही एक्चुअली में आप जानते हो प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की, राइट। बढ़े आगे, डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखना बच्चों, वो सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उन्हीं को हम एक्चुअली में याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th क्लास में काम आएगा बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ वही एलिमेंट्स है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट आपके वो एलिमेंट हैं जिनके पास वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनके पास आपका डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में पूरा भरा हुआ है, उन्हीं को हम एक्चुअली में याद रखना बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, वो एलिमेंट्स जिनके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पूरा नहीं भरा है, उनके ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। जानकर याद रखना बच्चों, 3 एलिमेंट जानकर, कूदी, मरकरी, ये तीनों एलिमेंट जो होते हैं बेटा एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। रीज़न बीइंग क्योंकि बेटा इनका डी कम्प्लीटली फिल्ड है। और याद रखना जिनका डी कम्प्लीटली फिल्ड है वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। याद रखना बच्चों, ये एलिमेंट डी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, राइट बेटा। सिर्फ वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, सिर्फ वही एलिमेंट ट्रांजिशन है जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं जिनका डी क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, राइट। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं तो ये आपने याद रखना है। और बेटा याद रखना, देखो इसने बोला गिव 2 प्रॉपर्टीज़। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, आप ज़रा ध्यान से सुनना। देखो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट में इनका कहीं ना कहीं ये हार्ड होते हैं। याद रखना ये एक्चुअली में इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हार्ड होते हैं, इनमें हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये एक्चुअली में इनकी हाई डेंसिटी होती है,
और बेटा ये कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला तो, कि ये बेटा पैरामैग्नेटिक होते हैं, राइट। ये आपने याद रखना है बच्चों, राइट, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। बस यही आपने याद रखना था, राइट, और कुछ नहीं है बच्चों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा हमारे सामने अब एक्चुअली में कुछ न्यूमेरिकल आया है। एक क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा डी ब्रॉगली की हेल्प से करना है हमारे को। तो बेटा मेरी बात सुनना, हमारे को लैम्डा की वैल्यू दी गई है H/mv, हमें फार्मूला पता ही है डी ब्रॉगली का, ये होता था। हमारे को पता है बेटा H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34। और बेटा अगर हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा वो भी हमारे को दिया गया है, और वो क्या दिया गया, वो दिया गया 9.1 × 10⁻31। अगर आप देखो V की वैल्यू, तो V की वैल्यू बेटा हमारे को दी गई है 2.2 × 10⁻, बेटा ये गलती से एक्चुअली में ना ये गलत है, याद रखना बच्चों, राइट। बस चलिए, ये आपने याद रखना है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड दी गई है। अगर आप देखोगे तो वेव लेंथ की जो यूनिट होती है, याद रखना, वो हमेशा मीटर में निकल के आएगा, जो भी निकल करके आएगा। आप इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद बेटा ये आपका कहीं ना कहीं 3.31 × 10⁻10 मीटर निकल के आएगा, राइट। आप जानते हो -10 को बेसिकली हम एंगस्ट्रॉम कह देते हैं, तो ये 3.31 एंगस्ट्रॉम कह दोगे, राइट है। आगे बढ़ जाते हो बच्चों। देखो बेटा करा कैसे सॉल्व, तो वो भी आसान है, आप जानते ही हो। 31 से अगर आप एक्चुअली में 34 को कट करोगे तो 10⁻³ बचेगा, और ये 10⁻6 ऊपर जा करके कहीं ना कहीं 10⁻9 हो जाएगा, राइट। अब आपको सॉल्व करना था 6.626, और डिवाइड बाय जो आपको सॉल्व करना था वो था 9.1 × 2.2। बेटा इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, और सॉल्व करने के बाद आपके सामने यही कुछ आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, राइट। देखिए अब अगर हम देखें तो इसने बोला बेटा राइट द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बच्चा बोर के जो पोस्टुलेट थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा बोर ने ही कहा था कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। याद रखना, ये बोर का सबसे पहला वर्ड पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये आपने याद रखना है बच्चों, एनर्जी लेवल्स। और बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बोर ने कही थी वो ये कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो एक्चुअली में क्वांटाइज होता है, वो NH/2π के इक्वल होता है, जहाँ पर n जो होता है बेटा वो आप जानते हो 1 2 3 होता है। ये एक्चुअली में बोर के वर्ड थे, ठीक है। और बेटा थर्ड बात जो हमारे को बोर ने कही थी प्यारे बच्चों, वो ये कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, या जो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर वन, राइट। तो ये बोर ने कहा था एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from one shell, जब वो बेसिकली वन शेल टू अनदर शेल बेसिकली जंप करता है, राइट। ये हमें याद रखना है, वन शेल टू अनदर शेल जाता है, तो तब आपने याद रखना है बच्चों, ये सारी बातें एक्चुअली में बोर की दी हुई बातें हैं, राइट। ये आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर हम बढ़ें तो क्या पाओगे बच्चों, आगे देखोगे अगर तो आपको मिलेगा बस यही सब, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है स्टेट द हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अब इस बात को समझना। हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन
electron at the same time. बिल्कुल राइट है बेटा। जो हेजनबर्ग कहता है प्यारे बच्चों, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो आपको पता ही है क्या कहता है। वो कहता है कि आप इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल है डिटरमाइन कर पाना एक्यूरेसी के साथ आपका पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, याद रखना बच्चों क्या है उसकी सेइंग्स, उसकी सेइंग्स है इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously, right, it is impossible to So determine speed simultaneously the, बेटा स्पीड भी अगर हम करेंगे ना तो मोमेंटम को अगर हम खोल देंगे तो वो स्पीड बन जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। तो आप ये देखो अब जरा, साइमल्टेनियसली ये इम्पॉसिबल होता है, Clearing metal. राइट। बोलो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एब्सोल्यूट पोजीशन या द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल like an electron, राइट। बेटा जो एरर आएगा वो एरर हमेशा इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं होगा, याद रखना, राइट। ये बेसिकली बताता है, इट एक्सप्लेन करता है इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर बात करी जाए इसकी एप्लीकेशन यही है कि इट एक्सप्लेन्स वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। ये बताता है इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वुड बी वेरी स्मॉल लीडिंग टू वेरी, अगर वो वहाँ पर होता तो वहाँ तो बहुत छोटा हो जाता, एंड वेरी लीडिंग टू वेरी लार्ज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और एनर्जी, राइट। अनसर्टेनिटी पोजीशन में उसकी बहुत कम होती वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली में आपका कह सकते हो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाता है, राइट। इसी की वजह से एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होता है, ये याद रखना न्यूक्लियस के। डन, ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी, याद रहेगा। चलो बेटा, ड्रॉ द शेप्स। हमसे कहा गया शेप बनानी है एस की, पी की और डी की। देखो बेटा, एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, है ना। एस की शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप्ड है। अगर हम बात करें पी की, तो बेटा पी की जो शेप है वो डम्बल शेप्ड है। पी की शेप कैसी है? डम्बल शेप्ड है, राइट। हमें याद रखना है कुछ, ये बन ही नहीं पा रही, कुछ इस तरह से, राइट। पी की जो शेप रहती है बेटा याद रखना कैसी है? डम्बल शेप, बिल्कुल राइट। आगे अगर हम देखें बच्चा, अगर हम देखें डी ऑर्बिटल की, तो बेटा डी ऑर्बिटल की जो होती है वो अलग अलग तरीके की शेप होती है, याद रखना। डी ऑर्बिटल की कुछ शेप तो होती है कुछ इस तरह से, देखो एक बार देख लेना बच्चा। बेटा जो डी एक्स वाई है उसकी शेप होती है कुछ इस तरह से। फिर डी वाई जेड है, वो शेप भी कुछ होती है इस तरह से, राइट। और फिर डी जेड एक्स है, वो शेप भी होती है कुछ इस तरह से, हाँ कि ना। और बेटा अगर हम बात करें, ये तो डी की शेप हो गई। अगर हम बात करते हैं बेटा डी जेड स्क्वायर की, तो बेटा उसकी शेप होती है कुछ इस तरह से, थोड़ी सी डिफरेंट है, ये रिंग बनती है इसमें, याद रखना। और बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो शेप है वो थोड़ी सी और डिफरेंट है। सर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है? बेटा एफ की कॉम्प्लेक्स कहलाती है। ओके सर, थैंक्स। डन है। तो बच्चे हमारा डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हो जाती है, राइट है। अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है, राइट। ये हमें याद रहेगा, ये हमारी डी एक्स वाई की शेप है, ये हमारी डी वाई जेड की शेप है, ये डी जेड एक्स की शेप है, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप है, और ये डी जेड स्क्वायर की शेप है। अगर ये डन हो चुका है, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है बेटा? हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी
कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें बेसिकली एनर्जी बतानी है, राइट। एनर्जी, तो बेटा एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो तो हमें पता ही है। बोलो क्या होता है फार्मूला? बिल्कुल राइट है बेटा, नहीं 2.18 इंटू 10 की पावर -18 आपका nz²/n², ये होता है बेटा, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनना, ये होता है बेटा जूल पर एटम। अब मेरी बात सुनियो बच्चे, अगर कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन के, वो भी सेकंड ऑर्बिट से, तो बेटा अगर हम यहाँ पर इसी फार्मूले को यूज़ करके हैं बेटा, अब बेटा अगर हम इसी फार्मूले को यूज़ करके अगर हम z के प्लेस पर और n के प्लेस पर 2 पुट कर दें, अगर हम n के प्लेस पर 2 पुट करें और z के प्लेस पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो अगर पुट करेंगे तो ये बेसिकली माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, जो हमारा कहीं ना कहीं सॉल्व होने पर, राइट, ये हमारा सॉल्व होने पर जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव ऑफ -5.45 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। डन है। अब उसने बोला है कि एनर्जी कितनी लगेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो बेटा ये तो हमने एनर्जी निकाल दी एक्चुअली में जब वो आपका सेकंड ऑर्बिट में है, और बेटा सेकंड ऑर्बिट से उठा के इनफाइनाइट में ले जाना है, तो हम लिखेंगे चेंज इन एनर्जी इक्वल टू, हम लिखेंगे एनर्जी इन इनफाइनाइट माइनस एनर्जी इन सेकंड स्टेट। और बेटा अगर हम देखें इनफाइनाइट में एनर्जी 0 होगी और सेकंड स्टेट में हमारी एनर्जी निकल कर ये आई है 5.45 इंटू 10 की पावर -18, तो आप देखोगे आपका जो चेंज इन एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी कहीं ना कहीं प्लस 5.45 इंटू 10 की पावर -18। हाँ कि ना, समझ आया? तो इतनी जूल हमारी एनर्जी निकल करके आ जाएगी। 1 मिनट रुकना, मैंने गलत तो नहीं करा बेटा? हाँ गलत हुआ है, यहाँ पे 19 आना था, बस ये गलती हो गई हल्की सी, यहाँ पे 19 आना है बेटा, यहाँ पे 19 आना है, ठीक है, समझ आ गया? इतने जूल पर एटम आ जाएगी एनर्जी। आगे बढ़ जाते हैं। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है बेसिकली। देख बेटा अगर हम बात करें बच्चे, हमें तो टेबल बनानी आती है और हमने टेबल में क्या करना होता है हमें पता है, राइट। तो ध्यान से सुनियो, ये हमारे पास है एक एलिमेंट, नहीं राइट, और हमें पता है बेटा यहाँ पर हमारे को लिखने होते हैं क्या? एलिमेंट लिखने होते हैं, राइट है कि नहीं है? एलिमेंट लिखने होते हैं। अब एलिमेंट क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेटा कार्बन की परसेंटेज क्या क्या है? वो है 40%, वो है बेटा हम देखें अगर 40%, कहीं ना कहीं 6.67%, और बेटा ये है 53.33%। फिर बेटा अगर हम मास देखें, गिवन मास, एक तरीके से यही जो परसेंटेज होती है हमारा गिवन मास बन जाता है, राइट, यही हमारा गिवन मास बन जाता है। तो ये हमारा W बन जाएगा यही, ये 40 ग्राम हो गया, ये 6.67 ग्राम हो गया, और ये 53.33 ग्राम हो गया, राइट। अगर हम देखें मोलर मास से हमारे को निकालना होता है, डिवाइड करके बेसिकली मोल्स निकालने होते हैं, तो मोल्स आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, राइट। तो मोल्स आपका आ जाएगा बेटा 40 डिवाइड बाय 12, 6.67 डिवाइड बाय 1, और बेटा आपका आ जाएगा 53.33 डिवाइड बाय 16। अगर आप देखो तो बेटा फिर हमारे यहाँ पर सिंपल रेशो आ जाएगा निकल करके। तो यहाँ पर हम कहें होल नंबर हमें निकालना होता है ना, लीस्ट रेशो जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। यस सर। तो ये होल नंबर जब हम निकालते हैं बेटा, तो ये होल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमारा पहले हम देखें वैल्यू क्या आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंटली तो ये है वैल्यू आना। तो क्या आएगी वैल्यू बताओ भाई? 3.33 सर। 3.33। देखो बेटा, तो अगर हम देखें सबसे पहला जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3.33, राइट, और सेकंड वाला वैल्यू हमारा 6.67, और थर्ड वाला वैल्यू जो हमारा वो आ रहा है बेटा कहीं ना कहीं 3.33। अगर हम इस 3.33 से सबको डिवाइड कर दें तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बनकर आ गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1।
तो बेटा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन चुका है। मुश्किल था, आसान था। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मोलैरिटी हमें बतानी है। बेटा मोलैरिटी का फार्मूला हमें जानते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो आप देखोगे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मास है 5 ग्राम, मोलर मास है बेटा कहीं ना कहीं 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml, और बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कहीं ना कहीं हो जाएगा कुछ। तो बेटा अगर हम देखें आपका इससे इसे कट करने पर ये आ जाएगा 4, राइट, ये आपका आ जाएगा 4, इससे इसे कट करें तो आ जाएगा 8, 4/8 का मतलब कहीं ना कहीं 0.5 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. अगला देखिए बेटा हमें कहा गया है गिवन है 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा हमारे पास अगर हम देखें, देखो बेटा मोलर मास ऑफ वो भी दिया गया, हमें मोलैलिटी निकालनी है। प्यारे बच्चों मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों अगर आप देखोगे तो आप पाओगे बेटा कि गिवन मास हमारा 50 ग्राम है, मोलर मास बच्चों हमारा वो भी 50 ग्राम है। बेटा गिवन मास ऑफ गिवन मास बेटा हमारा 25 ग्राम 2.5 ग्राम है सॉल्यूट का। बेटा वाटर का गिवन मास दिया गया यानी कि 50 ग्राम उसका सॉल्वेंट का मास है, और उसे किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरे हिसाब से तो ये 1 ही आ रहा है, क्योंकि इस 0 से 0, इस 0 से 0 कैंसिल हो रही है, और कहीं ना कहीं इससे से कट करोगे तो ये 0.5 आएगा, और इससे से कट करने पर 2, तो ये 1 ही आ गया, 1 मोल पर केजी, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। बेटा हमें पता है मोल्स इक्वल टू होता है बच्चों गिवन मास अपॉन में मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर। बेटा अगर आप देखो तो आपके पास गिवन मास है 22 ग्राम, मोलर मास बेटा आपका 44 ग्राम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। आप सभी को पता है 12 + 16 दूनी 32 से निकालोगे तो 44 ग्राम पर मोल निकल कर आएगा, राइट। इक्वल टू बेटा हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, और एवोगैड्रोस नंबर का मतलब आप जानते ही हो 6.022 × 10⁻23। अगर आप कट करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और ये वैल्यू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी, तो 6.022 × 10⁻23 डिवाइड बाय बेटा 2 इक्वल टू आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो कि बेटा क्या आएंगे आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके निकल कर आ जाएंगे 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, हमसे कहा गया है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा NH4 NO3 के अंदर, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। बेसिकली अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो बेटा अगर हम देखें तो आप देखोगे बच्चों नाइट्रोजन यहाँ पर बेसिकली 1 और 1 2 नाइट्रोजन है, तो आप लिखोगे मास ऑफ 2 नाइट्रोजन, राइट, डिवाइड बाय मास ऑफ बेटा इस पूरे का NH4 NO3 का मास इनटू आप 100 करोगे, तो बेटा आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास निकल कर आएगा बच्चों कहीं ना कहीं, राइट। अब ये बेटा ऐसे खिंचवाना पड़ेगा, बेटा क्या करें बताओ। इसका अगर मास देखें तो क्या आएगा बोलो जल्दी से, ये आसान है पेपर ना वैसे। नाइट्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4 और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 48। तो अगर आप सम अप करो तो बेटा कहीं ना कहीं हमारे पास 80 आ रहा है, राइट है। तो अब देखो बेटा ऊपर आ जाएगा 2 × 14 डिवाइड बाई 80 × 100 अगर हम करें तो बेटा ये सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं 35% आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर बेटा हम निकाले मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा वो होगा मास ऑफ आपके 4 हाइड्रोजन्स का, राइट, 4 हाइड्रोजन का मास, और अपॉन में बेटा टोटल मास इनटू में हम 100 करेंगे। बेटा 4 हाइड्रोजन का अगर हम मास देखें तो 4 हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 4 × 1 डिवाइड बाई 80 × 100, तो बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 5%। और सिमिलर वे में अगर हम बेटा देखते हैं मास परसेंटेज क्या होगा आपके, राइट, मास परसेंटेज क्या होगा आपके, अगर हम बात करते हैं क्या बच गया ऑक्सीजन का, राइट। तो बेटा वो हो जाएगा आपका, कितने ऑक्सीजन थे
बोलो कितने ऑक्सीजन थे? 3 ऑक्सीजन थे, है ना। तो बेटा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के 3। और बेटा अगर आप देखोगे तो 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास है आपका 16, तो 3 का हो जाएगा 48, है ना। और बेटा अगर 3 ऑक्सीजन का मास 48 हो जाएगा और बेटा निकालोगे परसेंटेज तो कितना आएगा? कहीं ना कहीं 60%। कितना आएगा बच्चा? 60%। तो अल्टीमेटली हमारे को समझ आ चुका है, राइट, हमारे को क्लियर हो चुकी है कहानी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम N3 टू N1। बेसिकली एक लाइट जो है इलेक्ट्रॉन से जंप कर रही है। बेटा देखो यहाँ पे रेडबर्ग का फार्मूला लगेगा, हमने पढ़ा है बेटा। रेडबर्ग इक्वल टू होता है हमारा RH/Z का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। याद रखना बेटा N1 होता है आपका लोअर शेल और N2 होता है बेटा आपका हायर शेल। तो बेटा देखो कहीं ना कहीं लोअर शेल इस समय N1 हो गया, N1 इस समय 1 है और N2 इस समय एक्चुअली में 3 है। N1 याद रखना बेटा हमेशा होता है लोअर शेल, N2 याद रखना बच्चों वो होता है आपका हायर शेल, राइट। अगर आपको ये बात डन है तो अब आप क्या देखोगे? अब आप देखोगे आपके पास जो निकल करके आ रहा है वो क्या? बेटा आपको लैम्डा निकालना है प्यारे बच्चों। आप N1 के प्लेस पर N2 के प्लेस पर वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर N1 और N2 के प्लेस पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बेटा अल्टीमेटली याद रखना, 1 मिनट रुकना बच्चों, राइट। अगर आप देखो Z के प्लेस पर और RH के प्लेस पर क्या आएगा? देखो बेटा RH के प्लेस पर आ जाएगा बेटा रेडबर्ग के प्लेस पर 1.097 इंटू 10⁻7। और अगर हम बात करते हैं बेटा Z की, तो बेटा Z के प्लेस पर क्या आएगा? तो बेटा Z के प्लेस पर जो है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हुई है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका लैम्डा निकल कर जो आएगा ऑलमोस्ट 1/λ, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है? 9, 8/9 ना। तो 1.0 इसको ना एक्चुअली में राउंड ऑफ करके लिख लो, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा 8/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 8/9। और अगर आप देखते हो तो ये कहीं ना कहीं हमारा लैम्डा निकल करके आ जाएगा 1.025 इंटू 10⁻7 मीटर। गॉट इट? बेटा उल्टा करेंगे तो यही आ जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल करना ना हमारे को, हाँ कि ना, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। बेटा ये क्वेश्चन तो आपका एक्चुअली में 12th क्लास का है कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होएगा, वो भी इक्विवेलेंट मास दे रखा है वगैरह वगैरह। चलो बट आसान है, मैं तो कर देता हूँ, बट ये 12th क्लास का 12th क्लास का क्वेश्चन है। याद रखना है फराडेज के लॉ से होएगा बेटा। फराडे के लॉ का फार्मूला होता है MIT/XF, ठीक है, बड़ा आसान सा फार्मूला है। याद रखना कि कितना मास डिपॉजिट होगा सिल्वर का, बेटा ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। याद रखना जो VMC वगैरह जाते हैं वो कर सकते हैं, राइट। अब देखना बेटा सिल्वर डिपॉजिट जो होगा बेटा, सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पर। बेसिकली कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो वो कैसे डिपॉजिट होता है? फराडे ने हमें को ये फार्मूला निकाल के दिया हुआ है बेटा। M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, I का मतलब करंट, T का मतलब टाइम, F का मतलब फराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें दी गई है ये रही, और बेटा X होता है वैलेंसी। तो आप अगर देखो सिल्वर के ऊपर जनरली +1 की वैलेंसी होती है बच्चों, राइट। सिल्वर के ऊपर +1 की वैलेंसी होती है। सिल्वर का मोलर मास बच्चा सभी जानते हैं 108 होता है, और बेटा सिल्वर के ऊपर जो मोलर मास 108 होता है। करंट 2 एम्पियर का है बेटा, राइट। टाइम की अगर हम बात करें 15 मिनट है। 15 मिनट को बेटा अगर आप सेकंड में बदलोगे तो वो कहीं ना कहीं इतना आ जाएगा। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो बेटा सिल्वर की जो वैलेंसी होती है, सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है। और अगर हम बात करें फराडेज कांस्टेंट तो बेटा वो 96500 है। अगर आप इस पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हो बच्चों, राइट, अगर आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो आप पाओगे बेटा, इसने हमारे को, अच्छा सॉरी बच्चों, इसने बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। बच्चों अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, इसका मतलब हमारे को ना ये हमारे को नहीं दिया गया है, हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। सॉरी प्यारे बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो आप इसको यही लिखिए। और बेटा हमारे को एक्चुअली में दिया गया है, उन्होंने खुद बताया है कि इतना सिल्वर डिपॉजिट होता है। इसका मतलब हमारे को एक तरीके से गिवन मास मतलब कितना डिपॉजिट हुआ वो दे रखा है।
ये होता है बेटा मास जो एक्चुअली में डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर। याद रखना चीज़ें हमेशा एनोड से उतरती हैं और कैथोड पर चढ़ती हैं। तो चीज़ें हमेशा एनोड से लिबरेट होती हैं और कैथोड पर डिपॉजिट होती हैं, राइट। इसके बाद अगर आपको ये डन है, तो इसको सॉल्व अगर आपको यहाँ तक डन है तो बेटा आपने जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे इक्विवेलेंट मास, तो बेटा आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी निकल करके, राइट, वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी बच्चों, आप देखोगे वो क्या आएंगी, वो आएगी बेटा ऑलमोस्ट 107.97, जिसका मतलब हो जाएगा बेटा 108 ग्राम, राइट। बेटा एक्स का मतलब वैलेंसी है बच्चे उसकी, तो यहाँ पर कुछ मत लिखो, नथिंग, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगर यहाँ तक डन है तो कैलकुलेट द वॉल्यूम। बेटा इसने हमसे पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पर, एट एसटीपी डीकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट का, जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं तब। बेटा ये हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट है, राइट, इसका हम बेटा कहीं ना कहीं डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, इससे 2 KCl बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अगर आप देखो कि हमारे सामने है बेटा ये माचिस की तिली में हमारा जो होता है ये पोटाशियम क्लोरेट मौजूद होता है, इसका डीकम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑब्टेन्ड। एसटीपी पर ये ऑक्सीजन कितना हमें मिलेगा हमें बताना है, इसका कितना वॉल्यूम हमें मिलेगा अगर हम 49 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट ले तो। अगर हम ये 49 ग्राम लेते हैं पोटाशियम क्लोरेट तो बेटा कितना ऑक्सीजन हमारे को मिलेगा एसटीपी पे, वो भी इसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें बताना है। बच्चों देखो सबसे पहले ना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका मोलर मास निकालना चाहिए। और बेटा इसका मोलर मास कैसे निकाला जाएगा, पोटाशियम का मास है 39, आपका अगर बात करें क्लोरीन का 35.5, और अगर बात करें ऑक्सीजन का तो वो हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ 16। बेटा टोटल मास जो निकल करके आपका आएगा वो आपका आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। अगर आपका यहाँ तक डन हो चुका है तो अब आप क्या देखोगे बच्चों, राइट, अब अगर आप देखो तो अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे यहाँ पर आपका जो निकल करके आ रहा है कहीं ना कहीं कैलकुलेट द वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। बेटा देखो ध्यान से देखना, अगर आप मोल्स निकालो, अगर आप KClO3 के मोल्स निकालो तो बेटा मोल्स इसके आएंगे गिवन मास 49 और मोलर मास 122.5। तो बेटा आपके जो मोल्स आ जाएंगे निकल करके, राइट, वो मोल्स आपके निकल करके आएंगे कहीं ना कहीं 0.4। बेटा अगर आप देखो ये 2 मोल होता है तो ये 3 मोल प्रोड्यूस होता है, राइट। अगर ये 2 मोल होता है बच्चों तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 3 मोल प्रोड्यूस होता है। तो बेटा मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ आप ही के लिए, ध्यान से देखना बच्चों, राइट। बेटा याद रखना 2 मोल KClO3 प्रोड्यूस करता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल KClO3 की बात होगी तो बेटा वो प्रोड्यूस करेगा 3/2 मोल ऑक्सीजन। और बेटा क्योंकि हमारे पास 0.4 मोल निकल करके आ गए हैं तो बेटा हम कहेंगे 0.4 मोल KClO3 प्रोड्यूस करेगा 3/2 इंटू 0.4 मोल, आपका इतना मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, राइट। अब अगर आप देखो बच्चों आपको एक फार्मूला आता ही होगा, ये हमने आपको कराया हुआ है, देखो वो होता है बेटा कि मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो प्यारे बच्चों आपके पास मोल्स है 3/2 इंटू 0.4, और बेटा अगर हम देखो वॉल्यूम ऑफ गैस आपको निकालना है और बेटा 22.4 लीटर आपका वॉल्यूम है। 22.7 नहीं लेते? नहीं बेटा 22.4, राइट। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका इसे कट करने पर 11.2 और ये बेटा मल्टीप्लाई होने पर कहीं ना कहीं 1.2 इंटू 11.2, ये आपका जो वॉल्यूम है बेटा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 13.4 लीटर निकल करके आ जाएगा, राइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा बेटा कि कितना गैस का वॉल्यूम बनेगा, तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम बनेगा बेटा वो 13.4 लीटर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर। बेटा बेसिकली हमारे को मैग्नीशियम बर्नड कराया गया है, जलाया गया है ऑक्सीजन एयर में, और बेटा कहीं ना कहीं इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। कैलकुलेट द मास, हमें बेसिकली मास ऑफ MgO बताना है, राइट। MgO का कितना मास होगा अगर 2 ग्राम ये है। बेटा आप एक बात तो जानते हैं बच्चों क्या, कि अगर आप एक चीज़ देखें,
अगर इसका मैग्नीशियम, अगर आप इस मैग्नीशियम का मोल्स देखें तो बेटा मोल्स आएगा, इसका गिवन मास है इसका बेटा 2 ग्राम और इसका मोलर मास है 24 ग्राम, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 1/12। बच्चों आप एक बात जानते हैं कि 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर बेटा ये 1/12 मोल मैग्नीशियम है तो बेटा याद रखना ये 1/12 मोल ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और बेटा इससे आप कह सकते हो देयरफॉर, आप जो कह सकते हो बच्चों क्या, देयरफॉर आप कह सकते हो कि आपका जो मोल्स बनेंगे 1/12 मोल्स बनेंगे, बट इसने हमसे मास मांगा है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आप जानते हो देयरफॉर मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बेटा मोल्स की जगह 1/12, गिवन मास आपको निकालना है बच्चों। मोलर मास की वैल्यू बेटा हो जाएगी कहीं ना कहीं आपका 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो बेटा ये 40/12 गिवन मास जो होगा बेटा वो आपका निकल करके आ जाएगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 3.33, 12×36 और 4/3 तो मतलब 3.333, राइट। 4/12 मतलब 3.333। बेटा ये मोल्स निकाल दिए, इसी मैग्नीशियम के मोल्स निकाल दिए, दे रखा था इसका गिवन मास 2 है इसलिए। डन है? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। डन है बेटा? आपको पता है ना, आप देखो हंसने में ध्यान रहेगा तो कैसे पढ़ पाओगे। आपको पता है 2 मोल्स मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, 2 मोल्स मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर 1/12 मोल मैग्नीशियम होगा तो 1/12 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हाँ या ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चा, द डेंसिटी ऑफ द गैस इज इतना एट STP, कैलकुलेट द मोलर मास। बच्चा हमने एक फॉर्मूला याद कर रखा है कि वेपर डेंसिटी का, आपको याद होगा, याद है? यस सर। नहीं, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना बेटा। सर इट इज मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बिल्कुल राइट है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे को एक गैस की डेंसिटी दे रखी है ये एट STP, हमें निकालना है। तो बेटा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझना बच्चा, हमसे कहा गया है कि 1 लीटर का जो मास है, क्या कहा गया हमसे, 1 लीटर का जो मास है, डेंसिटी का मतलब ये जो दे रखा है इसका मतलब यही है ना कि 1 लीटर गैस का मास 1.25 ग्राम है। अगर 1 लीटर गैस, जो 1 लीटर जो गैस है, अगर उसका मास, जो 1 लीटर गैस है, राइट, जो 1 लीटर ऑफ जो गैस है, अगर उसका मास 1.25 ग्राम है, राइट, तो देयरफॉर बेटा अगर हम कहें तो 22.4 लीटर ऑफ गैस, 22.4 लीटर ऑफ गैस का जो मास होगा बेटा वो पता है क्या होगा, वो होगा 1.25 इंटू 22.4 ग्राम के। और बेटा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 28 ग्राम के इक्वल। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया कि जो आपका एक्चुअली में 22.4 लीटर ऑफ गैस का मास होगा वो होगा 28 ग्राम पर मोल। तो ये बेटा आपका मोलर मास बन जाएगा एक तरीके से, हाँ कि ना बच्चा, समझ आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि बेटा हमसे एक गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, बोल रहा है उसका वॉल्यूम STP पर क्या होगा, राइट, उसका वॉल्यूम STP पर क्या होगा, राइट, सेम मतलब। तो बेटा देखो यहाँ पर जो हम एक फार्मूला लगाएंगे ना, राइट, यहाँ जो बेटा हम फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे P1, बोलो बेटा P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, हाँ कि ना बच्चा। P1 की बात करें हमारे पास प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक का। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बेटा इनिशियली वॉल्यूम है 4.5 लीटर का। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री को अगर आप 273 में ऐड कर लिखोगे तो ये ऑलमोस्ट 300 केल्विन आ जाएगा, राइट है। और बेटा अगर आप देखो प्रेशर 2, बेटा प्रेशर 2 जो होगा बेटा वो बोल रहा है कि आफ्टर दैट प्रेशर सेम रहता है, राइट। और बेटा बट वॉल्यूम बदल गया है बस। तो बेटा हमारे से पूछ रहा है कि वॉल्यूम 2 क्या होगा, और टेम्परेचर बेटा वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा। टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं क्या है बेटा, सेम। टेम्परेचर भी क्या है बच्चा हमारा, सेम नहीं बेटा। STP पर याद रखना, STP पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और STP पर जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक का होता है। और बेटा STP पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये 3 बातें हमारे को याद रखनी होती है, राइट। तो ये बेटा आपका 273 आ जाएगा।
राइट तो बेटा वो वही निकाल रहे हैं एक तरीके से, वही वॉल्यूम हम एसजीपी पर, इसका वॉल्यूम क्या निकल कर आएगा वो हमें निकालना है, राइट। यस सर। डन है, मतलब निकाल रहे सर, I हैं forgot. क्योंकि मोल्स के अकॉर्डिंग अलग होगा ना। तो बेटा यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम निकल करके आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 4.095 मोल्स, हाँ कि ना। डन है, जल्दी बोलो। अगर कोई भी 1 मोल चीज़ होती है ना तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, बट इसके मोल्स 1 नहीं होंगे ना बेटा, इसीलिए। डन है, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी, बेटा ये आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि आपका नहीं है बच्चों ये क्वेश्चन। बेटा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट फ्रीक्वेंसी इतना। बेटा आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की, राइट। बच्चों आप जानते ही हो प्लैंक ने हमारे को फॉर्मूला दिया है बेटा कि किसी भी बॉडी से जो एक्चुअली में फोटोन एमिटेड होते हैं वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर आप देखो एच का वैल्यू तो हमें दिया गया था 6.626 इंटू 10⁻34 और बेटा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी हमारे को दिया गया है कहीं ना कहीं 5 इंटू 10⁻14। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली बेटा कहीं ना कहीं आपका निकल करके आंसर आ जाएगा 3.135 इंटू 10⁻19 जूल। एनर्जी आपकी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इस दिस। बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं तो वो 20 हो जाएगा। बेटा जो प्रोटॉन होते हैं वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं तो वो भी बेटा 20 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का तो न्यूट्रॉन जो होते हैं बेटा वो हमेशा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से निकाले जाते हैं। तो बेटा 40 माइनस 20 अगर आप निकालोगे तो 20 ही आएंगे न्यूट्रॉन्स भी। आई होप ये क्लियर होगा। Yes, इसके sir. बाद बेटा आप देखेंगे हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, वो है बेटा हमारे पास C1H2O1। हमें बेटा मोलर मास दिया गया है, बेटा मोलर मास है 180 और बेटा हमें कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। बेटा देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेटा N इक्वल टू होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय, याद रखना, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर बेटा आपको समझ आता है तो अब आप क्या देखेंगे बेटा हमारा जो N होगा वो होगा, आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपके सामने 180 और एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालोगे तो 12 + 2 + 16 तो वो बेटा कहीं ना कहीं आपका निकल कर के आ रहा है 30। तो बेटा अगर आप 30 को नीचे डालोगे 180 के तो बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आएगी N will be वो आएगा बेटा 6। अगर आप बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हो तो आपको ये बात पता होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला को N से मल्टीप्लाई करना होता है और एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O1 था। अगर आप उसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा C6H12O6। आई होप ये आपके पास बेटा क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत खुशी मिल रही है लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के बच्चों। हमसे कह रहा है बेटा N2 + 3H2 विल फॉर्म 2NH3, राइट। अब बेटा आप देखेंगे यहाँ पर क्या आपसे कहा गया 2.8 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है बेटा 2.4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और बेटा टू फॉर्म अमोनिया। बेटा इसने बोला है कैलकुलेट द लिमिटिंग रेजेंट एंड मास ऑफ द अमोनिया फॉर्म्ड। देखो बेटा अगर आप देखो गिवन मास आपके पास ये दिए गए हैं बच्चों, गिवन मास आपके पास दिए गए हैं नाइट्रोजन के भी और हाइड्रोजन के भी, राइट। और बेटा आपको एक्चुअली में अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको एक्चुअली में मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स जो होता है बेटा वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो आप देखोगे आपके पास 0.1 मोल आ जाएंगे। और बेटा मोल्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा आपके गिवन मास अपॉन में हाइड्रोजन का बेटा मास होता है 2, तो आपका मोल्स जो आ जाएगा निकल कर वो 1.2 आ जाएगा बच्चों, राइट। अब आप देखो बेटा, आप देखोगे इसका 1 मोल जो होता है, इसका जो 1 मोल होता है बेटा नाइट्रोजन का जो 1 मोल होता है वो 3 मोल हाइड्रोजन के चाहता है। तो बेटा इस समय अगर हम देखें हमारे पास 0.1 मोल है नाइट्रोजन के, तो बेटा हमारे को एक्चुअली में जो चाहिए होंगे वो 0.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। और बेटा देखा जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेस में अवेलेबल है, तो नीड है बेटा इतने का और अवेलेबल है इतना। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, इसका सिंपल सा मतलब है कि नाइट्रोजन इस समय हमारे पास कम पड़ गया है और बेटा जो चीज़ हमारे पास कम हो जाती है वही हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट कहलाती है,
और बेटा याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड्स द रिएक्शन। याद रखना बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन। अगर बेटा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन तो बेटा आप क्या देखोगे, आप पाओगे बेटा आपके पास आ जाएगा सिंपल सी बात कि आपका 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाता है बेटा। अगर 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाता है तो बच्चों आपका 0.1 मोल नाइट्रोजन कहीं ना कहीं बेटा 0.2 मोल अमोनिया बनाएगा, राइट, 0.2 मोल अमोनिया बनाएगा। अगर बेटा आप देखो तो बेटा मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास बेटा 17 NH3 का 17 होगा, 14 + 3 करके निकाल लेंगे बच्चा। और बेटा आप देखो कि आपके पास अमोनिया का जो गिवन मास आ जाएगा वो आ जाएगा 17 × 34 दैट इज़ 3.4 ग्राम। आई होप प्यारे बच्चों ये समझ आया होगा, ये पेपर इंजॉइंग हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, बाय बाय।